तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो है बेसिकली इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस आर द फिनोमिना ऑकरिंग एट द इंटरफेस। पहले तो हमें सरफेस केमिस्ट्री के बारे में और इंटरफेस के बारे में पता चलना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग कहते हैं कि फिजिकल की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस फिनोमिना जो कि इंटरफेस के ऊपर होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अब इंटरफेस क्या है, कहता है इंटरफेस कोई सी दो फेजेस के दरमियान, दो डिफरेंट फेजेस के दरमियान एक सरफेस का नाम है, पार्टीशन का नाम है। शो नहीं हो रही? अब बाकी सबको हो रही है स्क्रीन शो? जी मैम, हो रही है। आप ना फिर से एक दफा लेफ्ट करके ना दोबारा से ज्वाइन करो। किसको शो नहीं? अरफा आपको नहीं शो हो रही? नहीं, ताहिरा को नहीं हो रही। ताहिरा आप दोबारा से रिज्वाइन करो। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो कहता है सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सरफेस फिनोमिना जो कि इंटरफेस भी कह सकते हैं, इसको सरफेस भी कह सकते हैं, ऐसे तमाम प्रोसीजर है, ऐसे तमाम प्रोसेस फिनोमिना जो कि आपकी इंटरफेस के ऊपर कैरी आउट होते हैं, वो कहता है कि इन सबको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो इंटरफेस की मैं बात कर रही थी। बेसिकली द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरफेस तब यूज की जाती है जब आप लोग दो डिफरेंट फेज के दरमियान वाली, जो आप कह सकते हो कि इन बिटवीन द टू फेजेस की बात करते हैं, कि एक ऐसी जगह जहां पे दो फेज डिफरेंट कर जाएं, डिफर कर जाएं, उसको जब स्टडी किया जाता है उसको इंटरफेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो गैस है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? तो आप लोग कहोगे ये दोनों डिफरेंट फेज है। अब आप लोगों को फेज कहोगी तो कोई मसला तो नहीं होगा ना, इसलिए फेज रूल मैंने पहले बढ़ा दिया था। फेज का मतलब है कि एक डिस्टिंक्ट फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही बेसिकली उसकी डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर है, मोस्टली जो यूज होती हैं। तो अगर सॉलिड एंड लिक्विड की बात करो, सॉलिड गैस की, सॉलिड लिक्विड, मतलब कुछ भी जिसमें दो डिफरेंट फेज हों और उनके दरमियान की जो पार्टीशंस होती हैं उसको इंटरफेस कहा जाता है। इस इंटरफेस के ऊपर जो भी फिनोमेना होगा, फॉर एग्जांपल वो बॉन्डिंग बनाते हैं, वो वंडरवॉल फोर्सेस जो है अट्रैक्शन उनको डेवलप कर लेते हैं, या किसी भी तरीके का से वो इससे सिर्फ स्टिक कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं बनाते, बस उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे फिनोमेना हम स्टडी करते हैं आप लोग की सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग एब्जॉर्प्शन और उनके आइसोटोम्स वगैरह वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। और मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक से लेके जो बेसिकली जो हायर स्टडीज हैं, जिनको आप लोग छोटे छोटे जो फिनोमेना है वो तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी जो हायर वाले हैं वो ना ज्यादा वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। वो इसलिए किया है कि मोस्टली जो छोटी वाली चीजें हैं वो तो आप लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन जो हायर लेवल की होती है वो थोड़ी सी समझना मुश्किल होती है। तो यहाँ पे इसके जो फिनोमिना है इंटरफेस के, या आप लोग कह सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री के जो फिनोमिना है, लाइक एड्सॉर्प्शन, हेटेरोजेनस कैटालिसिस, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स। एड्सॉर्प्शन क्या है कि आप लोग क्या कहते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए तो उसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन। हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या है, इसमें दोनों फेज, या आप लोग कहते हो कि कैटालिसिस जिसमें कैटलिस्ट और जिसके ऊपर कैटलिस्ट ने एक्ट करना है, रिएक्टेंट, वो दोनों डिफरेंट फेज में अवेलेबल हों, जिसे यूनिफॉर्म ना हो। तो आप जितने मर्जी, मैं जितने भी फिनोमिना आपको स्टडी करवा लूंगी, जितने फिनोमिना यहाँ पे लिखे हुए हैं किसी का भी नाम ले लें, तो इसमें दोनों में, सब में, बल्कि सब में क्या होगा, दो डिफरेंट फेज की भी अब बात होगी, यानी जिसमें दो स्टेट ऑफ मैटर पाई जाएंगे और उनके दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी किया जाएगा। हेट्रोजीनियस फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स की बात कर लो तो वो लिक्विड के अंदर जब सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं, डिपेंडिंग नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो कोलाइड्स हैं। क्रोजन की बात कर लो, क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, वो सारे के सारे वो कहता है। या क्रोमेटोग्राफी है, डिपेंड करता है ना वो पेपर है या कोई भी क्रोमेटोग्राफी है, वो कहता है इसमें दो जो है ना फेज होते हैं मैटर के, और इनके दरमियान जो आपकी इंटरफेस होती है उसके ऊपर क्या प्रोसीजर हो रहा है, क्या उसके ऊपर फिनोमेना जो है वो कैरी आउट हो रहा है, उसके दरमियान क्या इंटरेक्शन है, किस किस्म की चीजें वहां पे ली गई हैं, वो सारी की सारी आप लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करोगे, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट था। मैं इसकी शायद एमसीक्यू ना डाले हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, मैंने जो रखे हुए हैं इनके सेपरेट करके रखे हुए हैं। अगर आज नहीं तो कल मैं इसकी ना एक स्लाइड बना दूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा एड्सॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग जो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो ज्यादातर एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का फर्क क्या है।
ये ना, ये क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे पूछे जाते हैं। मैं इसकी आपको भी एक एग्जांपल देती हूँ आपसे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले मैं इसकी स्टडी करवा दूं आपको। एब्जॉर्प्शन कहता है ये एक बल्क प्रोसेस है। बल्क प्रोसेस से मुराद ये है कि ये पेनिट्रेशन है। किसी भी एक फेज की जो है ना, किसी दूसरे फेज में किसी भी एक सब्सटेंस की किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन का मतलब उसके अंदर तक चली जाएगी। पूरी के पूरे उसके बॉडी के अंदर टैप इन टैप बिल्कुल टोटली पेनिट्रेट कर जाएगी। तो प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस एटम आयंस और मॉलिक्यूल पेनिट्रेट इनटू द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एडसॉर्प्शन है, वो कहता है कि ये स्टिकिंग है। इसे आप ये भी कह सकते हो ये अटैचमेंट है, सिर्फ अटैचमेंट है। मैंने इसके लिए पेनिट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि ये अटैचमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस की दूसरी सब्सटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ। लाइक अगर आप लोग कहते हो कि जैसे अगर आप लोग इंक की बात करते हो, और इंक जो है ना किसी कपड़े के ऊपर कोई ड्रॉप गिर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसके अंदर तक जाएगा, उस फाइबर्स के अंदर तक जाएगा, और उस फाइबर को पूरे का पूरा क्या करेगा, उसके ऊपर इंक का कलर जो भी है वो उसके अंदर तक जाके उसके पूरे फाइबर की पेनिट्रेट कर जाएगा। बट अगर इसके अटैचमेंट की मैं बात करूं, सिर्फ एड्सॉर्प्शन की बात करूं, तो आप लोगों ने एक लफ्ज सुना हुआ था, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में आप लोग क्या करते थे, आप कहते थे प्लेडियम या प्लेटिनम या जो भी निकल कैटलिस्ट है, आप उसके ऊपर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करवाते हो। एडजॉर्ब का मतलब है उसकी सरफेस के ऊपर से अटैच करवाते हो। उसके अंदर प्लेटिनम या जो भी है, उस कैटलिस्ट के अंदर तक हाइड्रोजन नहीं गई होती, बल्कि सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल सिर्फ अटैच हुए हुए पड़े होते हैं। तो जैसे ही आप लोग उसके ऊपर से अल्कीन या अल्काइन पास कराते हो, वो हाइड्रोजन गैस जो प्लैटिनम या प्लैटियम के ऊपर जो कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्ब हुई हुई है, वो क्या करती है, वो उठती है, क्योंकि सिर्फ अटैच हुई है ना, वीकली या लूजली अटैच हुई होती है। वो क्या करती है, वो उस अल्कीन और अल्काइन के साथ रिएक्ट करती है और अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये एड्सॉर्प्शन की एग्जांपल है, ठीक है। अडेरेंस है सिर्फ, ये सिंपली इज द अडेरेंस और द अटैचमेंट, लूजली अटैचमेंट सिर्फ। आप इसके अंदर कोई भी वो नहीं पढ़ोगे कि इसकी पेनिट्रेशन हो चुकी है, ये किसी सब्सटेंस के बिल्कुल अंदर तक चला गया है, ठीक है। ये एक सरफेस फिनोमेना है एड्सॉर्प्शन का। ये एक सरफेस फिनोमेना है, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही अटैच होते हैं, उसके अंदर तक नहीं जाते। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर एब्जॉर्प्शन को देखा जाए तो ये बल्क प्रोसेस है। ये जो चीज आप लोग दूसरे पे डालते हो वो उसके अंदर तक जाती है, पेनिट्रेट करती है, और उसकी में भी नेचर भी चेंज कर सकती है, क्योंकि समटाइम क्या होता है, रिएक्शन भी हो सकता है, और जब उसके अंदर तक बहुत चला जाएगा, उसके पूरी अंदर तक बॉडी तक ट्रैप कर जाएगा। इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, एब्जॉर्प्शन जो है ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि ये जो है ना एड्सॉर्प्शन, ये मोस्टली मोस्टली लेकिन समटाइम एंडोथर्मिक भी हो जाता है, एक्सोथर्मिक होता है मोस्टली एड्सॉर्प्शन जो है। एक्सोथर्मिक से मुराद ये है कि इसकी जो हीट एक्सचेंज है वो आपको पता है ये नेगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक में हीट एक्सचेंज जो है वो पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी की बात करो तो ये पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे एंथैल्पी की बात करो तो ये नेगेटिव होती है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रेट से चलती है। यूनिफॉर्म रेट से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन हो रही है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि शुरू में एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंक का 2 या 3 4 ड्रॉप जो है ना पानी के अंदर फेंक दो, ठीक है। तो पानी के अंदर फेंकोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन हो गया, वो पूरे के पूरे पानी के अंदर इक्वलाइज हो जाएगा। उसे बेसिकली तो कुछ और कहा जाता है, वो फिनोमेना तो डिफ्यूजन और फ्यूजन में आता है ना। लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए समझाऊं तो कहूँ तो ये कहूंगी कि आप लोग क्या करो कि इंक के 4 5 ड्रॉप जो है ना वो पानी के अंदर गिरा दो, तो अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है वो पूरे पानी के अंदर इक्वली जो है ना फैल जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म रेट का मुराद ये है कि ऐसा नहीं होगा कि पानी को उसने पहले बहुत जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब, पानी ने पहले इंक को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लिया, बाद में आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब कर रहा था, ऐसा नहीं होता। तो कहता है एब्जॉर्प्शन जो है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ चलती है। इसके अंदर ये नहीं होता कि पहले वो बहुत तेजी से अब्जॉर्ब कर रही थी चीज, बाद में उसने एब्जॉर्प्शन कम कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये यूनिफॉर्म रेट के साथ चलती रहती है। और जो एड्सॉर्प्शन है इसके बरक्स वो पहले इंक्रीज होती है, रेट वेरी मोस्टली इंक्रीज ही होता है। रेट डिपेंड करता है, ये हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे, एक लैंगमियर का है और एक जो है फ्रेंडलिक का। इन दोनों के हम लोग पढ़ेंगे वो आइसोथर्म्स, उससे पता चल जाएगा कि इसके रेट के ऊपर इफेक्ट होता है। एड्सॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों ने कौन सा एड्सॉर्बेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम लोग आगे जो आता है ना उसमें पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें ये बात याद रखनी है कि इनका रेट वेरी कर सकता है, चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है,
टेम्परेचर से इसका फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी उसने अब्जॉर्ब करनी है वो टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर चाहे बढ़ा भी दो, वो कहता है उस पर फर्क नहीं पड़ता। बट एब्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब ये सम टाइम क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ भी जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कम भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप एब्जॉर्प्शन की कौन सी टाइप पर है। एब्जॉर्प्शन के आगे ना दो टाइप है, वो मैंने अगली साइड में लिखी हुई है। वो डिपेंड करता है, कहता है आप कौन सी एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो, उसके लिहाज से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या आपकी जो है एब्जॉर्प्शन वो कम होगी, या आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। वो फिजिकल। और आगे अभी हम लोग ये देख रहे थे कि सरफेस फिनोमेना है एड्सॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन की आगे दो टाइप्स हैं, वो मैं आगे अगली स्लाइड पे आपको पढ़ाती हूँ। लेकिन आप लोग पूरे चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ोगे बल्कि एड्सॉर्प्शन पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आप लोग के जितनी भी कोई भी एक सब्सटेंस है वो दूसरी सब्सटेंस के साथ लूजली अटैच होगी, वो उसके साथ बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर वीक बॉन्डिंग के जरिए वीक बॉन्डिंग भी बना सकती हैं, या सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर अटैच भी हो सकती हैं। अडहेरेंस की बात करेंगे एड्सॉर्प्शन के अंदर। ये आपके सामने है, ये एड्सॉर्प्शन है, ये देखें, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर लिखे हुए हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल इसकी सरफेस से नीचे कहीं नहीं गए। जबकि एब्जॉर्प्शन में देखें, ये जो मॉलिक्यूल, इसको ना मैं अभी इसके टर्मिनोलॉजी भी आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल आप लोगों ने एब्जॉर्ब करने के लिए इसके ऊपर फेंके थे, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं रहते बल्कि वो इसकी बॉडी के अंदर तक जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। और ये पूरे के पूरे अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं, इसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे, जो अंदर तक जाते हैं, और इसको रिजॉर्प्शन कहेंगे। अब ना ये जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था, कुछ ये क्वेश्चन था कि ये आप लोग जो बोर्ड मार्कर से लिखते हैं व्हाइट, सबको पता है जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर से लिखा जाता है, उन्होंने कहा था कि इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस है, ठीक है, और ये बताएं कि ये डिसॉर्प्शन हुई है या एब्जॉर्प्शन हुई है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था। तो ये था कि सबसे पहले तो आपको एडहेसिव और कोहेसिव के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव का पहले मैं समझा दूं। कोहेसिव होता है सिमिलर चीजों के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है ना, उसे कोहेसिव कहते हैं, जिनका फेज बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए एक अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो वो होता है सॉलिड, लकड़ी का बना होता है ना, वुडन। और जो दूसरा होता है आपकी मार्कर की जो इंक होती है वो लिक्विड होती है। तो दोनों में एक लिक्विड है एक सॉलिड है, इन दोनों के फेज डिफरेंट है, तो ये कोहेसिव नहीं होगी, एडहेसिव फोर्सेस होती है, ठीक है, पहली बात। तो पहला उसके पहले पार्ट का जवाब ये था कि वो एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपकी जो इंक है, आपकी मार्कर की इंक, वो आपके जो बोर्ड है उसके ऊपर वो स्टिक कर जाती है। अब उस दूसरी बात उसने पूछी थी क्या ये डिसॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, क्या ये डिसॉर्प्शन थी या एब्जॉर्प्शन थी। एक बच्चे ने बता दिया, दो ने, तीन ने, चार ने, ठीक है, सही बताया। इन्होंने कहा है कि ये एब्जॉर्प्शन थी। अगर तो एब्जॉर्प्शन होती तो आप खुद ही देखे ना, अगर आप एब्जॉर्प्शन होती तो वो जो इंक थी, जैसे मैंने फाइबर की एग्जांपल दी थी, फाइबर के अंदर इंक क्या करती है, फाइबर के अंदर इंक बिल्कुल ट्रैप पेनिट्रेट हो जाती है ना, उसके अंदर तक चली जाती है। उसका दाग उतारना इसीलिए तो मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है। वो जो इंक है वो स्टिक नहीं की होती बल्कि उसके अंदर पेनिट्रेट की होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में देखें, वहां पे एक तो बॉन्डिंग है एडहेसिव, और दूसरी बात यह है कि वो कहता है लूजली बाउंड होता है, एब्जॉर्ब किया होता है, एब्जॉर्ब नहीं किया होता, इसलिए आप उसको वैनिश कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, इसलिए मैंने ये वाली चीज जो है ना, ये स्लाइड इसकी एंटर की थी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। मैम कोहेसिव एडहेसिव दोबारा बता दें। अच्छा, कोहेसिव का होता है, कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो तमाम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सिमिलर फेज के दरमियान हो। फॉर एग्जांपल इंक के अंदर पानी फेंक दो, तो अगर आप मैं कहूँ कि इंक और पानी जो है अगर ये दोनों फोर्सेस डेवलप कर ले तो वो कोहेसिव होंगी, ठीक है। एक जैसी चीजें जब आपस में इकट्ठी है ना, इसमें ना आप इस तरह से एग्जांपल याद रख लो कि मरकरी, और मरकरी के बारे में बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ये थर्मोमीटर में मरकरी होती है। अगर जो मरकरी के मॉलिक्यूल के साथ अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ अपने जैसे फेज या अपने ही मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो होती है कोहेसिव। एडहेसिव होती हैं जब आप लोग ऑपोजिट फेज की बात करते हो, फेज मतलब दूसरी मुख्तलिफ किस्म की आप लोग फिजिकल मैटर स्टेट की बात करते हो। तो अगर मैं कहूँ ना थर्मोमीटर के अंदर मरकरी है, तो आप कहोगे मरकरी के मॉलिक्यूल की दूसरे मरकरी के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो है कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे नंबर पे आप कहोगे अगर मरकरी जो है
थर्मोमीटर की जो ग्लास की दीवारें हैं, मतलब ग्लास होता है ना, ग्लास, थर्मोमीटर ग्लास है, तो कहता है वो ग्लास का बना होता है। तो अगर मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल इस ग्लास के साथ अगर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, तो ये दो डिफरेंट फेज हैं। एक लिक्विड फॉर्म में होती है जो आपकी मर्क्यूरी है, और जो आपका ग्लास है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कहता है ऑपोजिट फेज की वजह से ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी ये एडहेसिव होंगी। सिमिलर हो तो कोहेसिव, अगर ऑपोजिट हो तो वो क्या होगी, एडहेसिव होंगी। ठीक है, अब ठीक है। जी मैम ठीक है। अब मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग एब्जॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, मेनिस्कस बताऊंगी। तो डिपेंड करता है, अगर ये मेनिस्कस मैं बता देती हूँ, कनकेव और कन्वेक्स बनता है। अब ये आप लोगों ने खुद भी देखना है कि कनकेव किसका बनेगा और कन्वेक्स किसका बनेगा। एक दो एग्जांपल आप लोग नेट से निकाल लीजिएगा, किनका कनकेव बनता है किनका कन्वेक्स बनता है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखें, अगर एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव से ज्यादा हो जाए, इट मीन कि उसकी जो मतलब इसी मरकरी की एग्जांपल ले लो। तो कहता है अगर मरकरी की ग्लास की दीवार के साथ ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, तो क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके साथ डेवलप होने की वजह से आपकी सी शेप, अंदर वाली सी शेप बन जाएगी। इस अंदर वाली शेप, सी शेप को क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं कि कनकेव कहते हैं। ठीक है। तो अगर उल्टा काम कर लो, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाए और एडहेसिव फोर्सेस कम हो जाए, तो आपकी जो है वो बिल्डअप जो है ना उल्टा सी, यानी कि बाहर की तरफ जो है ना वो बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है, कनकेव कहते हैं। ठीक है। जो पहले वाला था, अगर एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा हो जाए आपकी कोहेसिव से, तो कनकेव हो जाएगा, ये आपने कहा है। और जो दूसरा है जिसमें आप लोग कहते हो कि कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, तो आप एक उबार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एडहेसिव कम है, आपकी कोहेसिव बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, तो वो अंदर की तरफ ही डेवलप करके एक उबार सा बना देगा। अगर आप कहते हैं तो ये मैं कल समझा दूंगी आपको, एक स्लाइड भी डाल दूंगी उसके अंदर, इमेज से आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी, अगर इस तरह नहीं समझ आती तो। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाए या कोहेसिव, दो अलग अलग केस हैं। हाँ ठीक है, मैं ना उसके साथ ही में ही डाल दूंगी ना, आपको समझ आ जाएगी। एक बनेगा इस शेप का, इस शेप का, ठीक है, और एक अंदर वाली शेप का बनेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना आपने ज्यादा डेवलप करवाई है, एडहेसिव या कोहेसिव। कल तक आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एडहेसिव और कोहेसिव जो है ना। मैंने आज समझा दिया ना, तो कल मैं सिर्फ एडहेसिव और कोहेसिव की बात करूंगी, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस चीज की बात कर रही है ये। तो एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। एड्सॉर्प्शन क्या था? आप लोगों ने कहा था कि सरफेस फिनोमेना है जिसमें आप लोग क्या करते हो कि एक चीज एड्सॉर्ब होगी दूसरी चीज के ऊपर। तो कहता है एड्सॉर्प्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है। जो चीज एड्सॉर्ब होगी, जिस चीज को आप लोगों ने एड्सॉर्ब करवाना है, उसको कहेंगे एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर एड्सॉर्ब होना है उसे एड्सॉर्बेंट कहा जाता है। ठीक है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अंदर, लेकिन याद रखेगा, एड्सॉर्बेंट वाला याद रख लें, एड्सॉर्बेट खुद भी खुद ब खुद याद हो जाएगा। एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर आप लोग कोई चीज एड्सॉर्ब करवा रहे हो, द सबस्टेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज द एड्सॉर्बेंट। ठीक है। वो सरफेस होगी, वो बेसिकली क्या होगा, एक आपका मॉड्यूल होगा जिसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, चीज को एड्सॉर्ब करवाओगे, तो इसको एड्सॉर्बेंट कहा जाता है। और जो चीज एड्सॉर्ब होगी उसको एड्सॉर्बेट कहा जाता है। और ये भी बात याद रखनी है आपने कि जब भी एड्सॉर्प्शन हो रही होती है, तो सिर्फ एड्सॉर्प्शन नहीं हो रही होती, यानी कि सिर्फ इसकी स्टिकिंग या अटैचमेंट नहीं हो रही होती। जो अटैच हुए होते हैं समटाइम वो भी क्या होते हैं, डीजॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि वो लूजली बाउंड है ना, सिर्फ सरफेस में रोमना है और ये लूजली अटैच है, इनकी पेनिट्रेशन नहीं हुई हुई, तो ये क्या करते हैं, जो एड्सॉर्ब हुए होते हैं वो भी क्या करना शुरू हो जाते हैं, डिसॉर्प्शन करना शुरू कर देते हैं। मीन वो भी उठना, वापस दोबारा से इस सरफेस को छोड़ के वापस जाना शुरू कर देते हैं। तो एड्सॉर्प्शन भी हो रही होती है, डिसॉर्प्शन भी हो रही होती है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बेहतर होती है जब आप लोग ने कोई भी मतलब काम टोटली तौर पर उसको इंट्रैप करवाना हो ना, या आप लोगों ने उसकी रिवर्सिबिलिटी ना देखनी हो, आप चाहते हो कि वो रिवर्स ना हो रिएक्शन, तो आप लोग एब्जॉर्प्शन करवाते हो मोस्टली। लेकिन अगर आप लोग कहते हो ना कि मैं इसको रिवर्स कर लूं किसी तरीके से, तो आप लोग क्या करते हो, आप एड्सॉर्प्शन करवा लेते हो, क्योंकि इसमें लूजली अटैच होता है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने पे क्या होता है कि वो वापस चला जाते हैं, डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। एड्सॉर्प्शन के आगे दो टाइप है, एक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरी है केमिकल। जो फिजिकल है ना, हम पढ़ेंगे दोनों ही, एक फिजिकल में आएगी एक केमिकल में आएगी, अभी जो दो ला पढ़ेंगे इसके बाद।
क्या एब्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन में से? जो आप अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि ज्यादातर क्या होता है नेचुरली, तो ज्यादातर वैसे एड्जॉर्प्शन होती है। लेकिन ये होता है कि एब्जॉर्प्शन तब होती है जब आप लोग क्या कहते हो कि आपने बहुत ज्यादा उसको कंडीशन ऐसी दे दी हो, वो तब एब्जॉर्प्शन भी होती है। लेकिन अगर ज्यादातर चीजें देखें ना जब किसी चीज पे गिरती हैं, एब्जॉर्प्शन में वैसे आपको सही बताऊं, एब्जॉर्प्शन जब आप सिमिलर फेज लेते हो ना किसी चीज के, तो वो होती है एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट फेजेस की बात करते हो ना, जब वो किसी चीज के साथ जाके मटेरियल के साथ रिएक्ट करते हैं या उसके ऊपर गिर जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो एड्सॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है। सिमिलर फेजेस हों, यानी एक ही स्टेट ऑफ मैटर में दोनों चीजें हों, तो जब वो आपस में मिलती हैं तो एब्जॉर्प्शन के चांस ज्यादा होते हैं ए बी वाले के। और जब आप लोग ऑपोजिट फेज की बात करते हो तो तब एडी वाले के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन आप दोनों काम करवा सकते हो, आप उनको कंडीशंस अवेलेबल करा के आप लोग उससे क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करवा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करवा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है। तो एब्जॉर्प्शन की दो टाइप्स है, एक है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक है केमिकल एब्जॉर्प्शन। जो फिजिकल है और केमिकल है ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन फिजिकल की बात करें तो कहते हैं कि वीक एब्जॉर्प्शन जो होती है उसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो फॉर्मेशन की होती है उसे केमिकल। इसमें क्या होता है कि जब आपका एड्सॉर्बेट आता है ना केमिकल के, तो एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर आता है तो उसके साथ एक केमिकल बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है। करता ये भी है, ठीक है, फिजिकल में भी। लेकिन इसकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो है वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपको पता है कि अगर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो किसी भी चीज के दरमियान तो उसके दरमियान वंडरवॉल फोर्सेज जरूर पाई जाती हैं। ये जो वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, चूंकि ये इन्होंने बॉन्डिंग बहुत ही कमजोर करनी है, तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। एक ऐसे एड्सॉर्प्शन जिसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपके एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के साथ लूजली अटैच हो जाएं वंडरवॉल फोर्सेस के तहत, उसे कहा जाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये फास्ट होती हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने लूजली बॉन्ड बनाना होता है, बिल्कुल वंडरवॉल फोर्सेस की तरह, थोड़ा थोड़ा इन्होंने बस अटैचमेंट करनी होती है, बात बात खत्म। ये लॉन्ग रेंज होते हैं, क्यों? क्योंकि ये वीक फोर्सेज है ना, तो कहता है इसकी लॉन्ग रेंज से मुराद ये है कि ये आपके बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्बेंट है उसको लैदा लैदा नहीं होना पड़ता, वो फौरन से एड्सॉर्बेंट के ऊपर आते हैं और सारे के सारे के एरिया को कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज है, मतलब ये बहुत देर दूर तक जाके भी बगैर टूटे बहुत दूर तक इसकी अटैचमेंट हो सकती है। इसके बरक्स अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन को देखा जाए तो ये स्लो है। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्होंने एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करनी होती है। शॉर्ट नेक इसलिए है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाना होता है, तो कहता है बॉन्ड अप टू अ लिमिट बनते हैं। केमिकल फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बनने की ही बात कर लो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी अप टू अ लिमिट बनेंगे, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेंगे, या दो ही बनेंगे मोस्टली जो मैक्सिमम बनते हैं, या तीन बन जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि बॉन्ड तोड़ के एक नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो ये कहता है ये स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। दूसरी तरफ कहता है ये शॉर्ट रेंज है एज कम्पेयर टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इसको ना फिजियोज ऑप्शन भी कहा जाता है, इसको कैमियोज ऑप्शन भी। ठीक है, इनके दोनों के दो दूसरे जो नाम है वो ये है। ये शॉर्ट रेंज है, इसके वीक प्रोसेस है, या इसको आप ये कह सकते हो कि ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए स्टिक हुए होते हैं। जबकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ये उसके ऊपर अटैच हुए होते हैं। एक बात याद रखिएगा, बेशक ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और ये वंडरवॉल फोर्सेस है दोनों ही सरफेस फिनोमिना, रहेंगे ये उसकी ऊपर ही, सरफेस के ऊपर, ये उसके अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर ही रहेंगे। ये मत सोचेगा कि केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है मे भी उसके अंदर तक चली जाए, क्योंकि इसने बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा बनाई हुई है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है ये भी एब्जॉर्प्शन की ही टाइप है, और ये सरफेस फिनोमिना ही है। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इसका तीसरा पॉइंट कहता है ये रिवर्सिबल होता है एंड एक्सोथर्मिक विद मल्टीलेयर फॉर्मेशन। क्यों रिवर्सिबल क्यों है? देखें, अगर इसकी वीक वंडरवॉल फोर्सेज है ना, आप थोड़ा सा भी इसको टेम्परेचर दोगे ना, एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक इसकी हीट निकलती है जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, दोनों में ही बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक बना रहा है वंडरवॉल और एक जो है वो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों ही एक्सोथर्मिक है। बट इस केस में क्या है, ये रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि आप बहुत वीक फोर्सेस की वजह से जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इनको देते हो, तो जो बांड बने हुए होते हैं वो उस बांड को ब्रेक करता है और डीजॉर्ब होना शुरू हो जाता है।
इसके अगर ऑपोजिट देखा जाए तो वो कहता है इरिवर्सिबल में ऐसा कोई काम नहीं होता। ये जो केमिकल ऑप्शन है इसमें क्या होता है कि ये होता तो एक्सोथर्मिक ही है, बट इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। आप लोगों ने इसने केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो मे बी वो भी बॉन्ड टूट जाए। डिपेंड करता है कि उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी डेवलप हुई है, हाइड्रोजन हुई है, कोवेलेंट हुई है या आयनिक हुई है। तो कहता है कि इस तोड़ इसको भी सकते हैं, बट इसमें इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिजियोज ऑप्शन के। ये भी रिवर्सिबल हो सकता है, इसकी कंडीशन है, ठीक है। बट ये इरिवर्सिबल, अगर इसका और इसका कंपैरिजन देखा जाए तो ये इरिवर्सिबल है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर आप इसको कैरी आउट करते हो। ये मल्टीलेयर फॉर्मेशन भी कर सकता है क्योंकि ये वंडरवॉल फोर्सेज है ना। मैंने आगे शायद पिक्चर डाली हो, एक मिनट। ये देखें, यहाँ पे एक लेयर नहीं बनी, बल्कि एक लेयर के ऊपर भी ये 3D, इसको 3D में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये अगर सरफेस के ऊपर ऊपर चलते जाए ना तो ये मल्टीलेयर फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस है ना, तो वो बॉल जो है ना, वो जो स्पेस दरमियान में रह जाती है ना दोनों एड्सॉर्बर्स के मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो वहां से फोर्सेस जो है ना वंडरवॉल फोर्सेस को डेवलप कर लेता है और ये मल्टीलेयर बनाता है एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए आपकी जो केमिकल्स ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है। क्यों? देखो, ये है सरफेस, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा यानी कि एडजॉर्बेंट का जो एक्टिव साइट होगी एडजॉर्बेंट की, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्डिंग बना सकता है। इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है, बट यहाँ पे एक के साथ नहीं बनाता। ये सरफेस जितनी अवेलेबल होगी वो सबको ऑफर करेगा वंडरवॉल फोर्सेस। वो जो लूजली अटैच्ड या लूजली बाउंडेड आपकी सबसे वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वो सारी ऑफर करेगी ये पूरी की पूरी सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीलेयर फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है। अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपको दूसरे बाकी फर्क दिखा देती हूँ। डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, एंड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मुझे ना इस पॉइंट की अगर किसी को समझ आती है तो मुझे बताए जरा, क्योंकि ये जैसे ही मैंने ऊपर वाला समझाया ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही पॉइंट है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ। नहीं, चले मैं खुद करवा देती हूँ। देखें, इसमें आपने फिजिकल जो ऑप्शन करवाई है ना। मैम वंडरबाल फोर्स तो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाएंगे। हाँ, देखो वो क्या होगा, डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर का मतलब वीक वंडरवॉल फोर्सेज हो ना। तो आपने कहा बहुत वीक फोर्सेज हैं, बहुत वीक बॉन्डिंग है। आप थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, वो बॉन्डिंग टूटना शुरू हो जाएगी। तो एडजॉर्प्शन के बजाय डीजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर देखो, इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, कहता है कि मोस्टली इस केस में क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो एडजॉर्बेट ऊपर आ रहा है, कहता है उसको इनफ काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना हुआ है, जो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने करवाई थी आपको काइनेटिक के चैप्टर में। वो कहता है जब इनको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है तो रिएक्टेंट जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके या कोई फॉर्मेशन करानी है, बॉन्ड बनाना है, तो कहता है कि वो जब इनके पास इनफ टेम्परेचर ना हो, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया था, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या कैटलिस्ट डालते हो। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कहता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होने की वजह से ये जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जिसने 2-4 मिनट में होना था वो 2-4 सेकंड में काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहता है एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, राइजिंग टेम्परेचर के साथ वो मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्बेट के और एड्सॉर्बेंट के उनको इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट ऑक्यूपाई करने के बाद वो क्या करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ वो भी बन जाता है। कह रही हूँ ना, कॉपी का पेज है तो आप कॉपी के पेज के ऊपर एक एक मॉलिक्यूल सारे अटैच कर दो पूरे पेज के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज द मोनोलेयर। इस मोनोलेयर के ऊपर अब इस पूरी लेयर के ऊपर एक और लेयर लगाओगे तो उसको कहोगे कि मल्टीलेयर हुई है, ठीक है, बाइलेयर या मल्टीलेयर फॉर्मेशन हुई है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, मैंने आपको पहले भी कहा जहां कुछ ना हो ये वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जरूर होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एड्सॉर्बेंट की सरफेस के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि ये एड्सॉर्बेंट के साथ भी अटैच होती है। तो जो सेकंड लेयर है वो बेसिकली होता क्या है, ये इंटरस्टाइसिस जो होते हैं ना बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, वहां से वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं इस एड्सॉर्बेंट की सरफेस के साथ। यहाँ पे आपको सही नजर नहीं आ रहा, प्लस ये एड्सॉर्बेट के साथ भी बॉन्डिंग डेवलप करती हैं। इनके साथ ज्यादा करेगी क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ होते हैं। लेकिन जो इंटरस्टाइसिस के दरमियान, इनके सुराखों के दरमियान से गुजर के, इनकी स्पेसिस के दरमियान से गुजर के, यहाँ पे एड्सॉर्बेंट के साथ भी इसने कवरेज की होती है। अगर उसके साथ ना की होती तो ये तो सिर्फ इसके ऊपर, इसका मतलब है ये ऊपर सिर्फ पड़े हुए हैं, इनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई।
ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान नहीं बिल्ट अप हुई, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर तो एड्सॉर्प्शन भी नहीं हुई। अटैचमेंट तो होगी ना, चाहे वो एड्सॉर्बेट के मालिकों के साथ हो चाहे वो एड्सॉर्बेंट के, तो इनके साथ होती है डेवलप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था पिछले वाले में। ठीक है, मेरा ख्याल है कि क्लियर है। मैं फिर नेक्स्ट चलती हूँ। यस बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट इसका जो पॉइंट था, ये जनरल होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक इन टर्म्स दैट के, अभी आपको मैं वो दिखाती हूँ ना अगले लास्ट, तो आपको पता चल जाएगा। जो केमिकल जो ऑप्शन है ना, इसको कहते हैं कि स्पेसिफिक इक्विवेलेंट साइट। आप लोगों ने वो सुना हुआ है, सुना ही होगा एंजाइम का जो मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल। उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जिस तरह का सबस्ट्रेट हो, एक्टिव साइट या जो भी चीज हो, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट वो दोनों एक दूसरे के फिट अप होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को फिट करते हैं जिस तरह मर्जी कर लें। इसी तरह से यहाँ पे है कि स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एड्सॉर्बेट जो होता है ना, उसकी जो एड्सॉर्बेंट के अंदर कैपेसिटी है ना फिट होने की, वो स्पेसिफिक इन नेचर होती है। वो इक्विवेलेंट होती है, यानी कि उसको फिट होने के लिए देखना पड़ता है कि क्या वहां पे वो फिट हो सकता है या नहीं, नंबर एक। नंबर दो, वो कहता है स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि आप लोग कहते हो कि बॉन्डिंग डेवलपमेंट हो रही है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एडजॉर्बेट और कुछ एडजॉर्बेंट जिनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नॉन पोलर सरफेस के ऊपर पोलर चीज गिरा दूं, तो वहां पे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो डेवलप हो सकती हैं, बट वहां पे कोई बॉन्डिंग नहीं बन सकती। तो कहता है बॉन्डिंग बनाने के लिए एडजॉर्बेट की और एडजॉर्बेंट की नेचर जो है ना वो स्पेसिफिक होती है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो एक दूसरे के स्पेसिफिक नेचर होते हैं, उनके आपस में डेवलपमेंट होना जरूरी होती है। बट यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ये जनरल होते हैं, किसी भी एडजॉर्बेंट को किसी भी एडजॉर्बेंट पे गिरा दो, तो आप लोग कहते हैं कि वहां पे फिजियोजॉर्प्शन जरूर हो जाती है। इट एंड डिपेंड अपॉन द एडजॉर्बेट, एंड यहाँ पे लिखा है एंड डिपेंड अपॉन द एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट। सिर्फ यहाँ पे कहता है एडजॉर्बेट की जरूरत होती है कि एडजॉर्बेट कौन सा है। एडजॉर्बेंट कोई भी गिरा दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी फिजिकल वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। बट यहाँ पे कहता है एडजॉर्बेंट के साथ साथ आपको एडजॉर्बेंट का भी पता होना चाहिए, उनकी नेचर क्या है, क्या वो बॉन्डिंग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसलिए ये स्पेसिफिक है और फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है वो जनरल है। ठीक है, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब यहाँ पे जो दो चीजें हैं ये आपको जरा ध्यान से समझनी पड़ेंगी। ये जो आपको मैंने मोनोलेयर वाला करवाया है ना, मल्टीलेयर फॉर्मेशन एंड मोनोलेयर फॉर्मेशन, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको, अगर मैं टेम्परेचर दे दूं ये वाली, ठीक है, अब नीचे से अगर आपको नहीं पता चल रहा, आपको कह रहा है कि सिंगल लेयर या मोनोलेयर फॉर्मेशन हो गई हुई है, एक एडजॉर्बेट को गिराया था एडजॉर्बेट के ऊपर और उसकी मोनोलेयर फॉर्मेशन हो गई है, तो मुझे बस ये बता दे कि टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कोई बच्चा भी बता दे। एक बच्चे का मैसेज आ गया, इंक्रीज हो गया एडजॉर्प्शन, वेरी गुड, इंक्रीज ही होगी। इसलिए मैं कह रही थी कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पूछा जा सकता कि फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन, इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मोनोलेयर फॉर्मेशन ऑफ एडजॉर्प्शन होती है उसका टेम्परेचर या किसी और चीज के साथ क्या इफेक्ट हो सकता है, और दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है आपके के जो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, केमिकल या फिजिकल नाम लेके भी पूछ सकते हैं, बट मोस्टली यही होता है कि वो टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन आइसोटर्म। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मे बी जो जिनका फिजिकल होगा उन्होंने तो पढ़ा होगा, बाकियों को मुझे नहीं पता कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो एब्जॉर्प्शन आइसोटर्म, सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझा दूं। ये हो रही है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि आपका कोई एड्सॉर्बेट था, वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर आपने किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कंडीशंस होती हैं, लाइक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रूम टेम्परेचर है, वो जो भी कुछ हो रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर आपने एड्सॉर्बेंट के कुछ मालिक्यूल दिए और एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर उनको गिरा दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे आपके एड्सॉर्प्शन होना स्टार्ट होगी। आपके एड्सॉर्बेट जो है वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर क्या होंगे, या तो केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे या फिजिकल बॉन्डिंग। अभी हमें ये कंसर्न नहीं है कि वो फिजिकल बना रहे हैं या केमिकल, हम लोगों ने आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट लेना है। तो कहता है जैसे ही वो उसके ऊपर जाएंगे वो उसके साथ इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, आइदर इट इज वंडरवॉल फोर्सेस या फिर आपकी या जो है केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है। कहता है जैसे ही शुरू शुरू में क्या होता है कि आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, उसी वक्त
आपकी डिसऑप्शन भी हो रही होती है। कुछ भी ना करोगे ना, तो तब भी वो कहता है एडसॉर्प्शन के साथ डिसऑप्शन का फिनोमेना चलता रहता है। आप लोगों ने टेम्परेचर नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं, उसकी कंडीशन को हिलाया भी नहीं, बट होता यही है कि जैसे जैसे एडसॉर्प्शन होती है ना, साथ साथ वैसे वैसे डिसऑप्शन भी हो रही होती है। शुरू शुरू में जो डिसऑप्शन होती है वो डिपेंड करती है कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हुए हैं। ठीक है, कि 4 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए हैं तो वो एक डिसॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, शुरू शुरू में ऐसे हो रहा होता है। लेकिन एक वक्त आता है, जैसे जैसे डिसॉर्प्शन इंक्रीज होती जाती है, आपके मॉलिक्यूल बहुत जल्दी जल्दी स्टिक करना शुरू कर देते हैं, एडहेयर करना शुरू कर देते हैं, तो डिसॉर्प्शन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तब वो डिपेंड नहीं करती कि कितने आपके एडहेयर हो रहे हैं या कितनी डिसॉर्प्शन हो रही है। तब वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितनी जल्दी से डिसॉर्प्शन हो रही होती है, रेट पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर वो जो डिसॉर्प्शन वाली चीज है वो भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन जब बहुत इंक्रीज कर जाते हैं, तो कहता है एक टाइम ऐसा आता है जब जिसके ऊपर क्या कहते हैं कि दोनों एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन का फिनोमेना दोनों एक दूसरे के इक्विलाइज बट ऑपोजिट इंटरेक्शन तो होंगे ही, क्योंकि एडसॉर्प्शन जो है वो सरफेस के ऊपर हो रही है और सरफेस से निकल के डिसॉर्प्शन हो रही है। कहते हैं वो टाइम जिसके ऊपर आपके दोनों फिनोमेना जो है वो इक्विलाइज हो जाए या इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम आफ्टर एडसॉर्प्शन। इसके साथ एडसॉर्प्शन का वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये वैसे तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये आप लोग इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते हो, रिएक्टेंट और कोफिशिएंट और जो है प्रोडक्ट वगैरह की टर्मिनोलॉजी में। तो कहता है एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का जब फिनोमेना इक्विलिब्रियम में आ जाता है, हम दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर जब एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन इकट्ठे हो रहे होते हैं, कहता है उस वक्त जितना भी प्रेशर लगाया जाता है उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर किसी भी, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताने लगी हूँ आइसोथर्म की। कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम प्रेशर और एड्सॉर्प्शन, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। कितनी एड्सॉर्प्शन हो रही है उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, वो सारी की सारी चीजें स्टडी की जाती है आपके एड्सॉर्प्शन आइसोटोप में। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो ग्राफ बनेगा बिटवीन द प्रेशर एंड एक्स ओवर एम, यानी कि डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी नाम कहा जाता है, EXTENT, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोटोप। ठीक है, यहाँ तक बात अगर पूछनी है फिर से पूछें, और पीछे भी जहाँ से बात पूछनी है पूछ लें, क्योंकि इसके बाद जो 2 ला है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आपको आइसोथर्म की टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी तो फिर आपको वो भी समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे जरा ग्राफ में पहले देख लें, ये 195 पे लिया गया है, ये 244 पे लिया गया है, ये 273 पे लिया गया है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास जो एक्सटेंट ऑफ रिजॉर्प्शन है वो भी आपको नजर आ रही है कि इंक्रीज या डिक्रीज। अभी नहीं मैं बताऊंगी, वो बाद में आपको जब लॉ समझाऊंगी ना, आपने मुझे बताना है कि वो फिजिकल है या केमिकल रिजॉर्प्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप लोग यहाँ तक क्लियर कर ले। एक्स एंड एम क्या है वो मैं बता देती हूँ, वो मैं बता देती हूँ आपको। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, इससे पीछे जितनी भी स्लाइड है उससे भी कोई क्वेश्चन है, या इधर तक जहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। एक्स और एम की बात करते हैं, तो ये है, जो एक्स है ना, ये है मास ऑफ एडसोर्बेट, जो चीज एडसॉर्ब होनी होती है, और एम जो है वो है मास ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है, एक्स एडसॉर्बेट का मास डिवाइड बाय एडसॉर्बेंट का मास, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी, सैचुरेशन प्रेशर। जो सैचुरेशन प्रेशर है ना अल्फा, आपने पूछा है, ये बेसिकली जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें, ये वैसे टर्मिनोलॉजी जो है ना गैसेस लॉ में भी यूज होती है, मैं वैसे आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है। ये जो सैचुरेशन प्रेशर होता है ना, ये वो प्रेशर होता है जब अगला लॉ पढ़ाती हूँ ना, आप खुद भी उसकी जो पिक्चर डायग्राम होगी ना आप देखना। कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाने के साथ ना एक वक्त आएगा कि आप मजीद प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन जो है ना नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए मैं पहले बोला, इससे पीछे वाला कोई है क्वेश्चन तो बता दे, फिर मैं सैचुरेशन प्रेशर ना आपको इमेज डायग्राम दिखा के बताती हूँ क्या है। एनीवन, कोई नहीं। एक्स और एम वाले की ताहिरा ने पूछा है। ताहिरा, एक्स और एम की अब समझ आ गई है, दोनों ही मास है, एक है एड्सॉर्बेट का मास और एक है एड्सॉर्बेंट का मास। ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड करके एक्स और एम कहा जाता है ना, इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन।
यानी कितना एड्सॉर्बेंट कितने पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के मास के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ है। तो मेरा ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे जाती हूँ। ठीक है मेरा ख्याल एक आ गया। मैम ये थ्री कर्व क्या शो करे, ये शो कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से आपके एड्सॉर्प्शन पे फर्क पड़ा है। देखो तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे लिए गए ना आइसोथर्म, ठीक है, लेकिन अपनी ही लाइन में वो कांस्टेंट टेम्परेचर था अपने ग्राफ में, लेकिन तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे ये शो कर रहा है कि आपकी एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है। ठीक है, अब आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि क्या ये एड्सॉर्प्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ये मैंने ग्राफ डाला हुआ है या केमिकल एड्सॉर्प्शन का। चलो ये बता दो, ये केमिकल का है या फिजिकल का है। रुकैया आपने कहा केमिकल, भैया ये केमिकल कैसे है। अभी अभी मैंने पीछे आपको इसीलिए वो वाला ग्राफ पहले बता दिया था। टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रहा है तो फिजिकल है। हाँ जी, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वेरी गुड अलीना ने कहा है। लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो मुझे ये बताएं कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। हम कैसे हो रहा है देखो ना, हो रहा है फिजिकल है। ये देखो, पहले एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ तक थी, ये देखो यहाँ तक एब्जॉर्प्शन, ये है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बेसिकली एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो गई है, यहाँ पे भी कम हुई है। तो बेसिकली ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ था। रुकैया ने कहा था केमिकल। रुकैया अब आपको समझ आई है, आ गई, ठीक है। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं अगले पेज पे जाऊँ, ये जो ला है मैं वो करवा दूँ आज। ये है फ्रेंडली का जो है फ्रेंडली आइसोथर्म है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हाँ दिया हुआ है, शुक्र। मुझे लगा कि शायद मैंने इमेज नहीं डाली। तो सैचुरेशन प्रेशर भी इसी के अंदर आएगा। अभी आपको मैं बताती हूँ, पहले इस लॉ की डेफिनेशन देखो। आइसोथर्म दैट शो द इंपेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है, ये इंपेरिकल लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिवली इतना क्वांटिटेटिव लॉ है बेसिकली। कहता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर विद एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है उसको हम फ्रेंडली आइसोथर्म के अंदर स्टडी करेंगे। इधर क्लियर नहीं है तो शायद मैंने आगे भी लिखा हो, नहीं है चले, फिर ये जरा इमेज मैं आपको क्लियर करके भेज दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें, पहले मैंने आपको डेफिनेशन कहा कि ये बेसिकली एक ऐसा लॉ होगा जिसके हम अंदर क्या स्टडी करेंगे, प्रेशर का आपकी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ला की जो स्टेटमेंट है वो ये है, द एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। आप गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओ तो आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप गैस का प्रेशर कम करते जाओ तो कम होती जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है द एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। अब एक बात ये बात याद रखेगा, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मैंने मिस कर दी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ द प्रेशर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये इससे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होता है। इसको ना इसका ग्राफ जब ये तो मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्ट जाके ना गूगल के ऊपर फ्रेंडली आइसोथर्म निकालेंगे ना, वो आपको ग्राफ इस तरह से शो करेगा, यहाँ से या यहाँ से शो हुआ होगा और इस तरह से बना होगा। कहता है शुरू शुरू में भी इसका डायरेक्ट ही रिलेशन होता है, लेकिन और एंड तक ही डायरेक्ट ही रहता है, लेकिन एक वक्त आता है जब आप मजीद प्रेशर बढ़ाते हो ना, उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ती। तो वो जो बात कर रही थी ना बच्ची के मैम सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, तो कहता है वो प्रेशर जिसके ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ाने से आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर फर्क ना पड़े, बल्कि वो इक्वलाइज हो जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए या वो कांस्टेंट हो जाए, उसे कहा जाता है सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर जिसने पूछा था उसका क्लियर हो गया, हो गया होगा मेरा ख्याल है। हाँ जी, अल्फा का। अब जरा इसकी इक्वेशन पे आते हैं, यह यहाँ इसकी इक्वेशन जरा देखें, सॉरी, ये इक्वेशन है log ऑफ एक्स ओवर एम। एक्स ओवर एम था आपकी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या सिर्फ एब्जॉर्प्शन, उसका जो लॉग लिया हुआ है, इसको आप एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हो, एक्सपोनेंशियल को ई कहते हो ना, तो उसका उलट लॉग होता है। तो आप दोनों में ना कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये लॉग जो है ना उसको एक्सपोनेंशियल को ही खत्म करने के लिए लिखा हुआ है। कहता है log ऑफ एक्स ओवर एम इज इक्वल टू 1/n log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ k। ये इक्वेशन बेसिकली इसकी जो डायरेक्ट इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरह से थी कि log एक्स ओवर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, जब उसको खत्म किया जाता है तो आता है एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनल को खत्म करके प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है वो के है, लिख लो एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के, पी के ऊपर जो पावर आती है वो होती है 1/n की।
ठीक है, ये उसका डायरेक्ट जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है। उस इक्वेशन का ना लॉग लेकर और सारी चीज को रीअरेंज करके ये फाइनल फॉर्म ये बनती है। उसको ना भी याद करो ना तो ये फॉर्म याद रखो, तो ये ज्यादा इजी है। इसकी इसी की फॉर्म से आप लोग ग्राफ बनाते हो, इसलिए मैंने ये फॉर्म लिखना ज्यादा जरूरी समझा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा एक बात याद रखना, एक्स ओवर एम तो आपको पता है एक्सटेंट ऑफ जो है एड्सॉर्प्शन है, पी प्रेशर है, एन और के ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। एन का कोई यूनिट नहीं होता बट के का यूनिट होता है। ये रेट कांस्टेंट भी इसको वो जो दूसरी टर्मिनोलॉजी उसमें बताऊंगी। ये जो के है ना इसके जो यूनिट है इसमें, इस वाले लॉ में फ्रेंडली आइसोथर्म में, इसके जो यूनिट है वो इनवर्स ऑफ प्रेशर के बराबर होते हैं, यानी पर एटीएम। ठीक है, अगर एटीएम में लिया है तो पर एटीएम, अगर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में लिया है तो उसको आप लोग खुद इनवर्स कर लीजिएगा। एक्स ओवर एम इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। के एंड एन, इधर बेसिकली एन आना था, आर इम्पिरिकल कांस्टेंट दैट डिपेंड अपॉन द गैस नेचर। यहाँ पे मैंने कहीं भी एड्सॉर्बेंट की नेचर का जिक्र नहीं किया, मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है गैस की नेचर पर, एड्सॉर्बेट के ऊपर। तो एड्सॉर्बेट की जो बेसिकली इसकी एक और टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, मैंने यहाँ कहा प्रेशर बढ़ाने से आपकी जो है एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है, एड्सॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसको ना इस फॉर्म में लिखूं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का तो मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है आपका y कंपोनेंट, log ऑफ x ओवर m, log ऑफ p आपका x है, तो इसके साथ जो m होगा वो 1/n होगा, यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 1/n। तो अगर आप लोगों को ये आइसोथर्म से स्लोप पूछ लें तो आप लोग कहोगे स्लोप इज इक्वल टू 1/n, और वहां से आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कांस्टेंट ऑफ n की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फिर जो ये जो लॉग ऑफ सी है, इसको सी यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट कहते हैं, जहां पे आपका ग्राफ कट करता है वाई एक्सिस के साथ, वो कहता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट होता है जो कि लॉग ऑफ के बराबर है। आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो आती होगी ना सब बच्चों को, ये मैंने पहले भी काइनेटिक्स वाले में समझाई थी आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यस मैम आती है, ठीक है आती है। तो ये आपको समझ आ गई ना, ये वाई कंपोनेंट है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट यानी लॉग ऑफ के, log p इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस पे जो चीज ली जाती है, वाई एक्सिस पे जो ली जाती है उसको log ऑफ m एक्स ओवर m कहते हैं, log ऑफ p, और जो 1/n है वो है आपका स्लोप। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंडली आइसोथर्म की बात याद रखिएगा, ये पिछली दफा भी एमसीक्यू आया था कि फ्रेंडली आइसोथर्म जो है ये किस चीज के लिए यूज होता है, तो बेसिकली जो प्रेशर ऑफ द गैस है ना, ये जो मोनोलेयर फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, ये कहता है कि ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है केमिकल केमियोज ऑप्शन में ही सिर्फ इस्तेमाल होते हैं जो फ्रैंकलिन कैल्शियम है। ये कभी भी फिजियोज ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं देता, क्योंकि देखें आप प्रेशर बढ़ाते जाओ और आपके एड्सॉर्बेट अपने ऊपर ही लेयर का स्टैक बनाना शुरू कर दें, तो क्या आप लोगों को मजीद प्रेशर बढ़ाओगे तो वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी? नहीं, नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर स्टैक बन गए हुए हैं। आप प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो वो कहता है एक वक्त आएगा जो आप लोगों ने पिस्टन लगाया हुआ है वो उसकी सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, उसको एक वक्त तक उसको प्रेस कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। तो फ्रेंडली काइसोथर्म जितना भी है वो कहता है ये सिर्फ और सिर्फ कीमियोज ऑप्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, ये आपकी फिजियोज ऑप्शन में इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन आया है, ये कह सकते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑन लो प्रेशर। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लो प्रेशर पे जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हो ना, या मल्टीलेयर फॉर्मेशन, मल्टीलेयर फॉर्मेशन में तो इसके यूजेस मैंने एक ही बताया है कि ये क्यूमियोज ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। पता क्या होता है, जब इसकी मल्टीलेयर फॉर्मेशन हो जाती है ना, यानी फिजियोज ऑप्शन शुरू हो जाता है, तो बेसिकली ये लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल हो रहा होता है, लेकिन एक एक्सटेंट होती है। समटाइम ये क्या करता है, ये ग्राफ यहाँ से सीधा जाने के बजाय क्या होता है, इसके एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ जाता है, समटाइम क्या होता है वाई एक्सिस की तरफ जो है ना डेविएट कर जाता है। जब ये डेविएशन शो कर देता है ना तो ये लॉ जो है ना एप्लीकेबल नहीं रहता, वैलिड नहीं रहता। क्यों? उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि आप प्रेशर जब बढ़ाते हो ना तो एक एक्सटेंट तक, जब आप लोग कीमियोज ऑप्शन में मोनोलेयर फॉर्मेशन की होती है ना, तो मोनोलेयर में आप लोग प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस की एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही लेयर बनानी है उन्होंने। आप जितना प्रेशर लगाओगे आप उसके ऊपर उसकी बॉन्डिंग को डेवलप करते जाओगे।
ठीक है, आप बेसिकली क्या हो रहे हो, केमिकल बॉन्ड बनाने में उसको एक्टिवेशन एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे हो। आप प्रेस कर रहे हो तो उसके अंदर इतनी बेसिकली काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्टोर कर रहे हो ना, जिसको आप लोग स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो। वो पोटेंशियल एनर्जी उसको जाके बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगी एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में। बट अगर आप लोग ये कह दो कि मल्टी लेयर के अंदर, तो मल्टी लेयर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। मल्टी लेयर के अंदर आप पिस्टन को जब उसको कंप्रेस करोगे प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो कहता है एक वक्त आएगा कि वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता तो जाएगा, बट उसके ऊपर स्टैक बने हुए हैं मल्टी लेयर के अंदर, एक ही लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगी हुई है। तो आप कब तक उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसकी एब्जॉर्प्शन कराओगे, वो एब्जॉर्प्शन होगी नहीं। वो बल्कि क्या करेंगे, वो प्रेस करते जाएंगे, टूट भी सकते हैं। बट क्या होता है कि वो कहता है कि यहाँ पे मल्टी लेयर फॉर्मेशन जो है वो टूट सकती है, वो डेविएट कर जाती है इस ग्राफ से ऊपर या नीचे की तरफ। इसलिए वो कहता है कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन के अंदर यानी फिजियोलॉप्शन के अंदर फेरेंटिक आइसोटोप जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है। अब अच्छा, हाउ इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अगर पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने कहा कि आपका जो, एक मिनट है, आपने मुझे कहा कि जो क्यूमेस ऑप्शन है वो डिपेंड करती है एडसोर्बेट प्लस एडसोर्बेंट, जो मैं आपको फर्क बता रही थी। और जो फिजियोज ऑप्शन थी वो सिर्फ और सिर्फ एडसोर्बेट पे डिपेंड करती थी कि एडसोर्बेट होना चाहिए, एडसोर्बेंट होना चाहिए। उसके ऊपर आप कुछ भी गिरा दो तो वो आपकी वंडरवॉल फोर्सेस को क्या करेगा, डेवलप कर ही लेगा, बिल्टअप हो जाएगी। तो आप कीमेज ऑप्शन में क्या कहते हो कि एडसोर्बेंट के अलावा एडसोर्बेंट का भी, एडसोर्बेंट के अलावा एडसोर्बेंट की नेचर भी पता होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैं आपके नॉन पोलर एडसोर्बेंट लेती हूँ और उसके ऊपर कोई पोलर चीज गिरा देती हूँ। आपको कोई केमिकल बॉन्डिंग डेवलप होगी इसके दौरान, इसके दरमियान कोई भी, एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के दरमियान? नहीं हो सकती ना। तो यही बात है, कहता है नेचर ऑफ गैस डिपेंड करती है कि आपने एडसोर्बेंट कौन सा लिया है, उसके ऊपर वही एडसोर्बेंट डालोगे जिसकी बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। अदरवाइज आप कोई भी नॉन पोलर डाल दो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर पोलर और नॉन पोलर कह दिया, तो आप कोई भी उससे ऑपोजिट नेचर की चीजें डाल दोगे तो क्या बॉन्डिंग डेवलप होगी, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसीलिए ये जो फ्रेंडिक आइसोथर्म है, आप इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा ये क्यों इस तरह है, तो आप कहेंगे ये इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ कीमियोज ऑप्शन के लिए, मोनोलेयर के लिए ही वैलिड है। ठीक है। अगर ये मल्टीलेयर फॉर्मेशन करता है तो आपका जो ग्राफ है, जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लॉग ऑफ पी और लॉग ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट के दरमियान, वो डेविएट कर जाता है फ्रॉम द लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डेविएशन कर देता है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आ गई समझ? ठीक है बच्चे, मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड कराती हूँ, इसके बाद आपकी छुट्टी। ये है आपका लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसकी ना कोई मुझे ग्राफिकल फॉर्म मिल नहीं रही थी। ये भी एक चीज मुझे पीछे वाले इसमें रह गई, याद नहीं आई, वो मैं आपको बता दूं। ये जो प्रेशर है ना, ये आप अगर आपकी गैस एडसॉर्ब हो रही है सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे पी का वर्ड इस्तेमाल करोगे प्रेशर का। बट अगर आप लोग लिक्विड कोई चीज एडसॉर्ब करा रहे हो सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे सी का यानी कंसंट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल होगा। सारी चीजें वही रहेंगी, यहाँ सी लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्स एक्सिस पे है वो भी सी हो जाएगा। वहां पे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? अब इसमें भी दो चार केसेस हैं। कीमेज ऑप्शन में तो बढ़ जाएगी, बट फिजियोज ऑप्शन में नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे कि बहुत ज्यादा केमिकल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा सोल्यूट अवेलेबल हो जाता है, तो उसके दरमियान जो बॉन्डिंग है ना, वो डेवलप होने के बजाय वो डिजॉल्व होने ज्यादा शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत जो डिजॉल्व हुआ होता है ना, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सी का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के लिए। उसकी जो केमिकल, जो उसके पीछे मैकेनिज्म या उसके पीछे वाली जो केमिस्ट्री है ना, उस पे अगर आप चाहते हैं तो मैं कर दूंगी उसकी कल एक स्लाइड ऐड। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गैस का फ्रेंडली आइसोथर्म है ना, ये बेसिकली गैस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लिक्विड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कंसंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है। सिर्फ बताना ये था कि अगर आपको लिक्विड की फॉर्म में दे दिया जाए तो उस पर आपने ये नहीं कहना, जैसे यहाँ पे सी दे दिया गया, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सी वाला तो पढ़ाया नहीं, प्रेशर वाला पढ़ाया था। तो पी और सी दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, पी फॉर गैस एंड सी फॉर लिक्विड। ठीक है। अब है लैंगमुइर आइसोथर्म, लास्ट वाली जो स्लाइड है। इसमें देखें तो कहता है आइसोथर्म दैट फॉर्मुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड अवेलेबल सरफेस विद एब्जॉर्प्शन। पीछे वाला जो था वो कहता था सिर्फ और सिर्फ आपका जो एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट है
वो बेसिकली डिपेंड करती हैं आपकी प्रेशर के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। आप गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओगे, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। बट लैंगमेयर कहता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, इसके ना मैं पास्टुलेट भी आपको पढ़ाती हूँ, उसको आप उसकी लिमिटेशन भी कह सकते, पास्टुलेट कहें तो बेहतर ही रहेगा। लिमिटेशन तो ये है ना कि किस पे जाके ये लिमिट कर देता है, हाँ, उसके ज्यादा यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे कहता है कि ये क्या करता है कि ये रिलेशनशिप शो करवाता है बिटवीन द प्रेशर एंड अवेलेबल सरफेस विद एब्जॉर्प्शन। अवेलेबल सरफेस और प्रेशर से मुराद ये है कि पहली बात कि ये सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन जो है ना प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती लैंगमेयर के मुताबिक। और दूसरा कहता है कि अवेलेबल कितनी है। कैटलिस्ट का आपने सुना होगा नाम, एंजाइम का, जब आप लोगों ने उसका पढ़ा था कि एंजाइम, इसका ना ग्राफ मुझे इसलिए अच्छा नहीं मिला कि आप लोगों ने ना एक एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बट एक वक्त होता है कि अगर एक्टिव साइट एंजाइम की अवेलेबल है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अदरवाइज अगर एंजाइम की एक्टिव साइट ही कम है, वो 4 है और सबस्ट्रेट आप 10 15 20 भी कर दोगे, तो कहता है 4 के 4 एंजाइम ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। बिल्कुल सिमिलर केस यही है। कहता है अगर एडजॉर्बेंट की सरफेस ही अवेलेबल नहीं है तो आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, ना तो कीमोस ऑप्शन होगी ना फिजियोस ऑप्शन होगी। एडजॉर्बेंट की सरफेस सारी की सारी एडजॉर्बेंट ने कवर कर ली है, ठीक है। तो अगर कवर कर ली है तो फिजियोस ऑप्शन का तो चांस बनता है। बट अगर बिल्कुल ही उसकी माइन्यूट सी भी सरफेस अवेलेबल नहीं है, तो जो उसकी सेकंड लेयर या थर्ड लेयर भी होगी, जो उसने थोड़ी बहुत नीचे वाली बॉन्डिंग एडजॉर्बेंट की सरफेस के साथ बॉन्डिंग डेवलप करनी भी है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवेलेबल सरफेस ही आपके पास जीरो है। इसलिए कहता है कि आप प्रेशर तो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो है, बट इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। जो सरफेस कवर होती है ना, आप जब एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करवा रहे होते हो, तो जो सरफेस कवर हो जाती है उसको थीटा कहा जाता है। ये थीटा का साइन कुछ अच्छा नहीं मिल पाया मुझे, तो थीटा से होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिर्फ फ्री स्पेस का फार्मूला बताओ, तो आप कहोगे 1 - इसको थीटा कर दें तो आपके पास अवेलेबल सरफेस आ जाएगी। आप कोई भी चीज 100% कहते हो ना, तो उसका जो यूनिट लिया जाता है वो 1 होता है। कहता है कि आपके पास अगर 1 है इसकी टोटल सरफेस, और टोटल सरफेस में से जो कवर एरिया है उसको थीटा कहा है, तो 1 - कवर्ड एरिया करेंगे तो जो बाकी चीज रह जाएगी उसको फ्री अवेलेबल सरफेस कहेंगे। इससे आपको समझ आती है इस फार्मूले की? ये 1 - थीटा की सिर्फ ये बताएं मुझे, ठीक है। फिर मुझे लगा शायद आपको ये वाली चीज थोड़ी कंफ्यूज कर जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये क्या है। बेसिकली थीटा जो है वो कवर्ड एरिया है एडजॉर्बेट की वजह से। तो जो बाकी रह जाएगा वो 1 - एडजॉर्बेट का जो कवर्ड एरिया है वो होगा, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड 1 - थीटा, यानी कि फ्री एरिया। ठीक है, मैं दोबारा कर देती हूँ रिपीट। आपका जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, जो गैस आपकी एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। जितना भी आप गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओगे, जो फ्रेंडलिक ने भी कहा था। नंबर 2, उसने सिर्फ वहां तक बात की थी, इसने दूसरे पे भी बात करनी है। इसने कहा कि एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है जितना कवर हो चुका है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अवेलेबल है, अगर कोई अवेलेबल है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कवर्ड सरफेस एरिया है उसको थीटा से उसने रिप्रेजेंट किया है, तो यूनिट एरिया जो होता है वो 1 होता है। तो 1 - कवर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू फ्री अवेलेबल सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड फ्री अवेलेबल एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है। रुकैया ने कहा था कि मैम ने ही रिपीट करते हैं। रुकैया, अब आप गई समझ आपको इस चीज की? फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। आ गई है जी। अब यहाँ पे देखें, प्रोपोर्शनल का साइन बस खत्म करके ना, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन में कहा, सिर्फ प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया है और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया है जिसको उसने के कहा है। ये जो के है और वहां की के, उन दोनों में फर्क है। एक दफा एमसीक्यूज आया हुआ था, वहां पे उन्होंने ना के की जो डायमेंशन पूछी हुई थी। डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, यूनिट भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे वहां पे ना बच्चों ने ना फ्रेंडलिक और लैंगमेयर में थोड़ा सा फर्क होता है ना, यहाँ पे दोनों का नाम के है, ठीक है। वहां पे भी जो कांस्टेंट लगाया है के है।
बट वो फ्रेंडली का था और ये लैंगमेयर का है। वो स्टेटमेंट में जाहिर सी बातें देगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट। लेकिन वहां पे यूनिट था, वो प्रेशर के इनवर्स होता है। यानी कि प्रेशर का अगर आप लोगों ने यूनिट एटीएम में लेके वो कैलकुलेशन की हुई है, तो वहां पे जो के का यूनिट होगा वो पर एटीएम होगा। और अगर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या किसी और में की है, तो उसके ऊपर सिर्फ -1 का चार्ज ला के ना, -1 करके, तो आप उसके यूनिट कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं आपसे कि लेट्स सपोज मैंने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिया है या टॉर लिया है, तो आप क्या कहेंगे कि उसके जो वो फ्रेंडली का आइसोथर्म था, उसके अंदर के यूनिट फिर क्या होंगे? टॉर या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की फॉर्म में। जल्दी करें, मैंने 5 टॉर इनवर्स पर टॉर, बिल्कुल ठीक है। और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? नहीं अल्फा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, ये ताहिरा ने ठीक कहा है, क्योंकि न्यूटन को भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो सिर्फ आपने मीटर को कन्वर्ट किया, आप न्यूटन को भी कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। ऐसा आपको क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो बात थी कि हम कह रहे थे कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड कवर जो है अवेलेबल सरफेस एरिया, ये नीचे भी वही लिखा हुआ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड अवेलेबल साइड। अवेलेबल साइड की तो आपको समझ आती है, यानी कि अवेलेबल फ्री एरिया। और वो जो एरिया अवेलेबल है, उनकी जो साइट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, कहता है ये उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैंने पहले टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी ना, 1 मिनट है, अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इक्विवेलेंट साइड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी। तो कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो इक्विवेलेंट साइट है वो अपनी स्पेसिफिक इन नेचर होता है, यानी कि लॉक एंड की मॉडल की तरह, वो अपनी अगर जगह उनको जो अवेलेबल साइट है वो उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसी की तरह की है, तो वो उसकी जगह पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसको इसका पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं, इसको इसकी लिमिटेशन, इसीलिए मैंने लिखा था लिमिटेशन, क्योंकि ये इक्विवेलेंट साइट पे डिपेंड करता है। यानी कि ये जो एडजॉर्बेट है, जब उसके ऊपर एडजॉर्ब होने की कोशिश करेगा तो ये देखेगा कि क्या ये इस साइट के अंदर फिट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये इक्विवेलेंट साइट के लिए ही अवेलेबल करता है अपने आप को। दूसरा है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट मस्ट अटैच। तो ये तो उसका पास्टुलेट हुआ ना। ये पास्टुलेट ये है कि अगर एड्सॉर्बेट अटैच नहीं हो रहा, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, तो इधर इसके पास्टुलेट में एक पॉइंट था कि एड्सॉर्बेट मस्ट अटैच, यानी सिर्फ और सिर्फ डिसॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए बल्कि एड्सॉर्प्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, वन एड्सॉर्बेंट का मतलब यह है कि एक एड्सॉर्बेट जो है, एक एड्सॉर्बेट का जो मालिक्यूल है वो एक एड्सॉर्बेंट के मालिक्यूल के ऊपर ही एड्सॉर्ब होगा। लेकिन ना ये जो वन एड्सॉर्बेट और वन एड्सॉर्बेंट की बात है ना, इसका मतलब ये है कि आपका एक जो एड्सॉर्बेट आ रहा है ना, वो उसकी लेयर के ऊपर तो एक ही होगा, लेकिन एड्सॉर्बेट के ऊपर भी एक लेयर की स्टैक लग सकती है। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है। ये जो लैंगमियर है ना, ये आपकी फिजिकल फिजियोजॉर्प्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो केमिकल पे था, एफ वाला, फ्रेंडलिक वाला, और ये कीमियोजॉर्प्शन पे था। इसकी रीजन आपसे मैं कल पूछूंगी। ठीक है, नो केमिकल इंटरेक्शन टेक प्लेस। अब आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्यों कहा कि ये फिजियोजॉर्प्शन वाला है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ना शुरू शुरू में क्या होता है कि जो लैंगमेरा है, ये आपको लग यही रहा होता है कि ये फिजिक्स ऑप्शन को रिलेट करेगा। लेकिन जब आप लोग कहते हो ना इसके पास्टुलेट पढ़ते हो, इसलिए इसने अपने पास्टुलेट दिए थे। कहता है कि ये जो ला का पास्टुलेट है ना, ये इसकी लिमिटेशन भी है कि अगर इसके अंदर कोई केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये आपका जो लैंगमेर आइसोथर्म है, ये उसके ऊपर वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि उसके अंदर जब बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, तो आप कहते हो कि प्रेशर जो है बढ़ाने से बेसिकली उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, बट उसका फिर सरफेस एरिया से कोई काम नहीं रहता। तो अगर आपसे दोनों बातें कोई कर रहा है ना, तो के अवेलेबल सरफेस एरिया प्लस प्रेशर, तो आप लोग उसके बेशक वो आइसोथर्म का नाम ना बताए, आप डायरेक्ट कह सकते हो ये फिजियोज ऑप्शन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की कोई बात कर रहा है, तो आप लोग फ्रेंडली आइसोथर्म की बात करोगे। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इनिशियली एब्जॉर्प्शन रेट इज फास्ट, एट इक्विलिब्रियम बिकम इक्वल टू डिसॉर्प्शन। ये बात मैंने पीछे भी आपको बताई थी कि जब कोई भी आइसोथर्म है, चाहे वो फ्रेंडली का है चाहे लैंगमेयर है, इसमें दोनों में यही होना है। शुरू शुरू में जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना, उसी वक्त डिसॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर कहता है जो डिसॉर्प्शन है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपके मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कितने हुए हैं। लेकिन बाद में वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो क्या करती हैं, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होता है वो भी इंक्रीज कर देती है।
और एक वक्त आता है जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं, आप उसे कहते हो कि इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, लैंग्वेज हमेशा फिजियोजॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और आपको जो दूसरा फ्रेंडलिक है वो आप लोग इस्तेमाल करते हो किसके लिए, आप लोग क्यूम्यूजॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी। अब बता दें, कोई क्वेश्चन है?